कि इस वीडियो में हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। चैप्टर नंबर 1 और 2 को हमने पहले ही वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो आप जो है अपने चैनल पे जाके उस वीडियोज को देख सकते हैं। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की परमाणु एवं अणु के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था? तो भारत के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कनाड, महर्षि कनाड। उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ को जब आप तोड़ोगे, सूक्ष्म तोड़ते जाओगे, विभाजित करते जाओगे, तो ऐसी सीमा आएगी जब वो परमाणु या फिर वो जो कण है, वो पदार्थ है, वो और नहीं टूटेगा, और उस अवस्था को हम लोग परमाणु कहेंगे। तो वो सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कनाड ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे दोस्तों जिसका नाम था लवाइजिए। लवाइजिए ने क्या किया था? रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। रासायनिक संयोजन का मतलब 2 पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ बनता है, उसको हम लोग रासायनिक संयोजन कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? 2 पदार्थ मिलते हैं तो मिलने के लिए लवाइजिए ने क्या किया था? 2 नियम दिए थे। पहला उन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा उन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि जब कभी भी 2 पदार्थ मिलेंगे तो उनका जो है किसी भी स्थिति में मिलो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे, तो भले वो किसी भी स्थिति, किसी भी अवस्था में मिले, उनका उनके बीच में जो उनके परमाणु के बीच में जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा। यानी कि H2O तो H2O ही रहेगा, भले वो बर्फ के फॉर्म में मिले, भले वो भाप के फॉर्म में मिले, या फिर भले वो लिक्विड फॉर्म में मिले, हमेशा उनके बीच में अनुपात जो है वो समान रहेगा। और जब 2 पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ बनेगा तो 2 पदार्थों का द्रव्यमान जो है जितना होगा, जितना हमारे क्रियाकारकों का द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान जो है हमारे प्राप्त उत्पाद का होगा। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके उनका जितना द्रव्यमान था उतना ही उस जल के अणु का द्रव्यमान होगा। जैसे हम लोग ये रिएक्शन पढ़ते हैं H2 + O2 क्या बनता है? H2O। यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। ये 2 इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि परमाणु का जो हमेशा द्रव्यमान समान होता है, और द्रव्यमान समान करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आए होंगे कि उन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे लवाइजिए ने। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, आप पढ़ लें आराम से, मैं समझा देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना ही उसका विनाश होता है। यानी कि जितना द्रव्यमान हमने शुरू में लिया है उतना ही रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद हमको मिलेगा। और दूसरा जो अनुपात है वो स्थिर अनुपात का नियम था। यानी कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलता है, यानी कि अगर मान लो जल है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलेगा, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिए थे? लवाइजिए ने दिए थे दोस्तों। उसके बाद जो है स्थिर अनुपात के नियम की और परिभाषा दी थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्राउस्ट। उन्होंने भी परिभाषा दी थी, सेम ही है, कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव हमेशा क्या रहते हैं? निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में रहते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं हमारे परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो आपको देखा जाए तो आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि द्रव्यमान के बारे में सर्वप्रथम, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम या परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। यानी कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और किस आधार पर किया था? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की क्या की थी? युक्ति संगत व्याख्या की थी। यानी इन्होंने जो है इसको एकदम, जो लवाइजिए के जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात नियम था, इनकी एकदम सुसंगत क्या की थी? व्याख्या की थी। और इनके परमाणु सिद्धांत में क्या था? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम क्या कहते हैं कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं से ही सारे के सारे पदार्थ मिलकर बने होते हैं, हमें सभी को पता है। दूसरे इन्होंने कहा है कि परमाणु अविभाज्य कण, यानी कि इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। सबसे छोटे कण होते हैं, ना ही वे और टूटते हैं और ना ही उनको और बना सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया था कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कि अगर एक तत्व आपने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का आपने एक तत्व हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का जो है हमेशा परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या हमेशा समान रहेगी। लेकिन दोस्तों ये परमाणु नियम जो है इन्होंने आगे जाके जो है ये थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं कि समस्थानिक की जो परिभाषा आई तो हम ये देखते हैं कि एक ही तत्व की परमाणु संख्या तो समान रहती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग हो जाती है एक ही तत्व की। जैसे हाइड्रोजन के हम लोग 3 परमाणु समस्थानिक पढ़ते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें एक की द्रव्यमान संख्या 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है। तो 3 ही हाइड्रोजन के परमाणु, जिसकी तीनों की परमाणु संख्या 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है। तो ये जो है परमाणु नियम जो है थोड़ा सा सही नहीं था। अगला इन्होंने जो अपना नियम दिया था उन्होंने था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म हमेशा भिन्न भिन्न रहते हैं। यानी कि अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया और साथ में हीलियम ले लिया तो हाइड्रोजन और हीलियम, इनके अगर परमाणु संख्या अलग अलग है तो हमेशा इनकी रासायनिक प्रकृति भी अलग होगी और इनका द्रव्यमान भी हमेशा अलग होगा। लेकिन जब एक और कॉन्सेप्ट आया था जिसको समस्थानिक के बाद जो हम पढ़ते हैं समभारिक, जिनको हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो समभारिक में क्या होता है कि जब 2 परमाणुओं की परमाणु संख्या तो अलग होती है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान सेम होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम के दोनों की परमाणु संख्या क्या होती है? 40 होती है।
यानी कि इसका तो जो है परमाणु संख्या तो 20 होती है, इसकी परमाणु संख्या 18 होती है, लेकिन कैल्शियम की 20 होते हुए भी जो है वो परमाणु द्रव्यमान जो है वो 40 होता है। ऑर्गन की 18 परमाणु संख्या होते हुए भी उनका द्रव्यमान जो है 40 होता है। ऐसा क्यों होता है? ये होते हैं समभारिक। और लेकिन डाल्टन ने तो बताया था कि जब कोई भी पदार्थ है उनकी परमाणु संख्या अलग अलग है तो उनका परमाणु द्रव्यमान हमेशा अलग होगा। तो ये भी नियम जो है उनका थोड़ा सा फेल सा हो गया था। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अलग अलग परमाणु जो है मिलकर, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तत्व मिलकर जब यौगिक बनाते हैं तो हमेशा जो है छोटी से छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि आपका अगर कैल्शियम की जो है संयोजकता +2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो अगर इनका जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो तो बनना चाहिए Ca2O2, लेकिन ये ऐसा नहीं बनता दोस्तों, ये बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हमेशा क्या आता है दोस्तों, ये हमेशा छोटी से छोटी पूर्ण संख्या में जो है संयोजित होते हैं। और अगला इन्होंने नियम बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या जो है वो सापेक्ष संख्या जो हमेशा निश्चित रहती है। यानी कि परमाणु में जो है, जैसे जल का परमाणु है, जल का अणु है H2O है, तो उसके अंदर हमेशा जल किसी भी फॉर्मेट में होगा तो जल के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन के परमाणु 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डाल्टन के जो है परमाणु सिद्धांत की विवेचना के बारे में सारे के सारे पॉइंट पढ़े। एक बार वापस सुना देता हूँ दोस्तों आपको कि सभी द्रव के परमाणु, सभी जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु सबसे छोटे से छोटा पार्ट होता है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। अलग अलग परमाणु के जो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग है वे रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे और उनका द्रव्यमान भी अलग होगा। एक ही परमाणु संख्या के जितने भी यौगिक है या एक ही परमाणु संख्या के यौगिकों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा सेम रहेगा। और उन्होंने बताया था कि जब परमाणु मिलकर या तत्व मिलकर जब यौगिक बनेगा तो उनके अंदर जो यौगिकों के अंदर संख्या होगी, उनका अनुपात होगा, वो हमेशा छोटी पूर्ण संख्या के रूप में होगा। और एक उन्होंने बताया था कि यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या जो है, संख्या और उसके प्रकार जो हमेशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि परमाणु होते क्या है। तो परमाणु, छोटे से छोटे परमाणु के बारे में आप लोगों को इतना पॉइंट ध्यान रखना कि परमाणु से छोटे से छोटा वो कण होता है किसी भी पदार्थ का जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता और जो है रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु इतना छोटा होता है कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁹ मीटर होती है, यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। इतना परमाणु छोटा होता है। आगे है दोस्तों विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है। तो प्रतीकों के बारे में दोस्तों पहले तो परमाणु का पूरा नाम लिखा जाता था, उसके बाद में प्रतीक आए। तो डाल्टन प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अस्त्र में किया। यानी कि सबसे पहले तत्वों का प्रयोग, तत्वों के लिए प्रतीकों का प्रयोग जो किसने किया था, डाल्टन ने। और डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक किस प्रकार लिए थे, इस प्रकार लिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने हाइड्रोजन के लिए एक डॉट लिया था, कार्बन के लिए ऐसा लिया, ऑक्सीजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, जो आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान के समय हम पढ़ते हैं, जैसे आपको जिंक लिखना था आप लिखते हो Zn, क्लोरीन लिखता था आप क्लोरीन Cl लिखते हो, सोडियम लिखते हो तो आप Na लिखते हो। जो शुरुआत के 2 शब्द या एक शब्द, जैसे हाइड्रोजन लिखते हो तो हाइड्रोजन का H लिखते हो। तो किसी भी शब्द की जो है स्पेलिंग के शुरुआत का 1 या 2 शब्द लेने की जो सुझाव दिया था प्रतीकों का, वो किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता हो। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि तत्वों के प्रतीकों के बारे में किसने बताया था, बर्जीलियस ने बताया था। और सर्वप्रथम विशिष्ट तत्वों के प्रतीक को यूज किसने किया था, डाल्टन ने किया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। किसी भी तत्व को कौन सा नाम देना है, उसका प्रतीक क्या देना है और उसका मात्रक क्या रखना है, इन सभी के बारे में जो इनको जो है स्वीकृति प्रदान करने वाली जो संस्था है उसका नाम है IUPAC। दोस्तों बहुत से एग्जाम्स में IUPAC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला हमारा पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे मैंने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो अपने अगले चैप्टर में भी आएगा परमाणु द्रव्यमान, कि परमाणु का द्रव्यमान यानी कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का भार। परमाणु का भार कहाँ होता है, तो परमाणु आपको पता है परमाणु के बीच में जो है एक न्यूक्लियस होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं। और परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उसके अंदर 2 और यौगिक होते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 और संगठन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही भाग योग को जो है हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ तत्वों के प्रतीक लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पढ़ सकते हो एल्यूमिनियम का Al होता है, ऑर्गन का Ar, बेरियम का B होता है, बोरोन का B। इन सब के बारे में जो हमने क्लास में 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। उसके बाद है दोस्तों 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया और कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ही लेते हैं। अब कभी भी किसी पदार्थ का जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता था तो शुरुआत में मानक के रूप में किसको लाए, किसके सापेक्ष अपन परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें, तो उसके लिए हम लिया है कार्बन 12 को।
तो कार्बन 12 के सापेक्ष जो है सभी के सभी जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए, और कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को ही हम क्या कहते हैं, मानक परमाणु इकाई कहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखें कि शुरुआत में मानक के रूप में किस तत्व के समस्थानिक को लिया गया, तो कार्बन के समस्थानिक को कार्बन के 12 समस्थानिक को लिया गया। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, एक C612 होता है, 6C13 और एक होता है 14 होता है। और ये जो है कार्बन 12 को जो है वो समस्थानिक कार्बन 12 समस्थानिक को जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में माना गया, और इसके 1/12 भाग को जो है 1/12 भाग को मानक परमाणु इकाई के रूप में लेते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद दोस्तों इनके आधार पर आपको जो है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं जो आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का 1, और परमाणु द्रव्यमान के आगे हमेशा यू का साइन लगाते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास या यूनिफाइड। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ये सारे के सारे जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं। अब आगे हमारे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो परमाणु कभी भी अस्तित्व स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में नहीं रहते। वे या तो परमाणु अणु के रूप में अस्तित्व में रहते हैं या फिर वे आयन बना लेते हैं। और अणु क्या होते हैं, तो अणु के बारे में दोस्तों देखते हैं। अणु क्या है, तो अणु जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिला एक ऐसा समूह जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। अणु एक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिला समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। या हम ऐसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का वो भाग या वो सबसे छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्योंकि परमाणु सबसे छोटा भाग तो होता है लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। तो अणु को हम किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित रहते हैं। तो किसी भी तत्व के अणु के बारे में बात करें तो एक ही परमाणु के बने होंगे। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बनेगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर एक अणु बनेगा किसका, ओजोन का अणु बनेगा। इसी प्रकार हम लोग याद करते हैं कि किसी भी आगे हम लोग याद करते हैं किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी होती है अच्छा एग्जाम्स में कि अणु की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी अणु में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, द्विपरमाणुकता कहेंगे। यहाँ आपको लिखे हुए दोस्तों कुछ पॉइंट आपको जो याद रख सकते हो। अधातु जो है, अधातु में ऑर्गन है, हीलियम है, ऑर्गन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ये सारी अक्रिय गैस है, ये हमेशा क्या रहती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है। तो ये एक परमाणुक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सबको आपने देखा होगा, ये सब द्विपरमाणुक है। फॉस्फोरस और सल्फर, सल्फर जो कैसे हैं, फॉस्फोरस चतुर्परमाणुक है और सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है। धातु में आप किसी भी धातु की बात करोगे हमेशा जो है वैसे उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं ना। तो सोडियम, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे के सारे कैसे हैं, एक परमाणु के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑर्गन जितनी भी जो अक्रिय गैस हैं जिनमें हम लोग ऑर्गन है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन या फिर नियोन है, ये सारे के सारे एकल परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सारे द्विपरमाणुक होते हैं। फॉस्फोरस चतुर्परमाणुक होता है और सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक होता है। और परमाणु का मतलब क्या होता है कि किसी एक अणु के अंदर उसके कितने परमाणु भाग ले रहे हैं एक अणु बनाने के लिए, उसी को हम लोग जो है परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। यौगिकों के भी तो अणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जुड़कर क्या करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ लिखा हुआ जल है, तो जल के अंदर कौन कौन से तत्व मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वे किस अनुपात में जुड़े रहते हैं, 1:8 में। अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है 14:3 में उसका जुड़ा होता है। ये किस प्रकार से लिखा है आप ऐसे देख सकते हो। जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। जल का द्रव्यमान होता है 1 होता है, और जल के 2 परमाणु तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और इसको आप काटोगे तो हो जाएगा 1:8। तो ये जो है द्रव्यमान का अनुपात होता है। आयन क्या होते हैं, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को जो हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। कोई भी धातु हो या अधातु वाले यौगिक है, जितने भी यौगिक है वो किससे बनते हैं, वो आयन आवेशित वाले कणों से बनते हैं। जैसे आपने समझते हो कि NaCl किससे बना है, तो Na+ और Cl- से बना है। Na+ और Cl- से बना है, तो ये Na+ और Cl- क्या है, ये आयन है। तो वे आयन जो भी अपने यौगिक यूज करते हैं वो यौगिक सारे के सारे किससे मिलते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयन 2 प्रकार के होते हैं। जो प्लस आवेशित, जो प्लस होता है उसको हम लोग धनावेश कहते हैं, और जो माइनस वाला आवेश होता है उसको हम लोग ऋणावेश कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी भी यौगिक का आप जो प्रतीकों को जो है एक सूत्र के रूप में लिखते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। और किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है।
अब कोई भी दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, और वो एक तत्व जो है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम की जो है प्लस, ऊपर एक प्लस लगा हुआ है, एक क्या है, आयन है, सोडियम आयन है। और सोडियम आयन कितने और परमाणुओं को ग्रहण कर सकता है, कितने और परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, तो एक और परमाणु के साथ जुड़ सकता है। एक इसकी क्या संयोजकता है। तो ध्यान रखें, संयोजकता क्या होती है कि संयोजन करने की शक्ति, किसी तत्व की संयोजन करने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे संयोजकता लिखी हुई है, आप देख सकते हो, सोडियम की +1 है, यानी कि खाली प्लस लगा रखा है, यानी कि एक संयोजकता है। पोटेशियम की एक है, सिल्वर की एक है, कॉपर की एक है, हाइड्रोजन की एक है, हाइड्राइड की -1 है, ये -1 है और माइनस लिखा यानी कि -1 है। ब्रोमाइड की -1 है, आयोडाइड की -1 है, ऑक्सीजन की -2 है, सल्फाइड की जो -2 है। सारे के सारे जितने भी तत्व या फिर जो आयन है, उन सभी की क्या लिखी हुई है, संयोजकता लिखी हुई है। इनको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो, ताकि कोई भी यौगिक आए उस यौगिक को हम आराम से बता पाए। रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये पॉइंट है जो हमें रासायनिक सूत्र लिखना है उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आप लोगों को पता होंगे, नहीं पता तो ध्यान से सुने। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होने चाहिए। अब जब आप किसी भी दो आयनों को मिलाते हो, तो उनके जो हमेशा संतुलित अवस्था में होने चाहिए। यानी कि सोडियम के पास अगर एक है, +1 है, तो सामने वाला एक -1, जैसे क्लोरीन के पास -1 है, तो ये संयोजित होना चाहिए, यानी कि NaCl बनेगा, यानी कि आपस में जो है एक दूसरे को कट कर देने चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु अधातु से मिलता है, तो धातु के नाम के प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जब आप कोई भी, जैसे अपना यौगिक है वो धातु और अधातु दोनों से मिला है, जैसे क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है, तो हमेशा सोडियम को पहले लिखा जाएगा, ना कि क्लोरीन को। तो सोडियम को हमेशा पहले लिखा जाएगा, यानी कि धातु को पहले लिखते हैं। लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ, यानी कि कैल्शियम धातु है, कैल्शियम को पहले लिखा गया है। सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम को पहले लिखा गया है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। ये कैसे, तो आप ये देखते हो कि जो मैग्नीशियम होता है उसकी +2 होती है, और हाइड्राइड होता है या फिर हाइड्रोक्साइड होता है उसकी -1 होती है। अब -1 इधर आएगा, +2 इधर जाएगा, तो हो जाएगा MgOH2। अब ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुपरमाणुक आयन है, यानी कि इसके अंदर परमाणु हाइड्रोजन का अकेले का नहीं है, नहीं ऑक्सीजन अकेले का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का है। इसको हम लोग बहुपरमाणु कहेंगे, और बहुपरमाणु लिखने के लिए हम लोग इसको जो ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि ये 2 जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए है, यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं, तो सूत्र लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे सारे पॉइंट आपने हाईलाइट कर रखे हैं, सारे सूत्र लिखे हुए। मैं आपको 2 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपको मान लो लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो है सूत्र बनाना है, तो ऑक्सीजन की हमेशा संयोजकता -2 होती है, और एल्यूमिनियम की हमेशा संयोजकता वो +3 होती है। तो आप संयोजकता जो है वो उसको क्या करोगे, क्रॉस ओवर यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एल्यूमिनियम की ये 2 जो है इधर आ जाएगा, Al2 हो जाएगा, O इधर आ जाएगा, O3 हो जाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, तो कैल्शियम की +2 होती है संयोजकता, और ऑक्सीजन की -2 होती है। 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, हो जाएगा Ca2O2। लेकिन आपने हमेशा जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में देखा होगा, ये हमेशा जो है वो सरल अनुपात में रहता है। तो सरल अनुपात इसको काटोगे तो हो जाएगा CaO हो जाएगा इसका आंसर। ये लिखा हुआ देखो, यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, तो Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इसको जो CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं, CaO लिखेंगे। बाकी दोस्तों आप इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को देख सकते हो। उसके बाद है दोस्तों आणविक द्रव्यमान और सूत्र आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। तो आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, कि किसी भी पदार्थ का, यानी कि जब आपको जल का आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हो, तो जल के अंदर कौन कौन से परमाणु है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। इन दोनों का जो है परमाणु के द्रव्यमान का योग करके आप जो है किसी का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो लिखा हुआ जैसे हाइड्रोजन और जल का आपको द्रव्यमान निकालना है, तो जल का सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, और जल का कितना हो जाएगा, 18 U हो जाएगा। U का मतलब होता है यूनिफाइड या फिर यूनिफाइड मास। उसी प्रकार दोस्तों आप HNO3 का भी जो है आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, H का 1 होता है, नाइट्रोजन का जो है वो कितना होता है, 14 होता है, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, तो 16 3 जा 48। अब इनको आप प्लस करोगे तो 4 और 1 5 8 और 5 13 1 कैरी और 4 और 2 6, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 63 यूनिफाइड हो जाएगा। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होते हैं, तो आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान एक ही बात होती है। सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का भी योग होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल संकल्पना। अब मोल संकल्पना के बारे में हम लोग कोई 2 पॉइंट याद रखते हैं। जो पॉइंट याद रखते हैं वो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं कि मोल, जिसका प्रतीक मोल होता है MOL, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक है। यानी कि जो आप पदार्थ की मात्रा, अगर हम किसी भी लंबाई की मात्रक देखेंगे कि आपको कोई लंबाई मापनी है, आप उसको मीटर में या किलोमीटर में मापेंगे,
आपको किसी भी चीज़ का जो है द्रव्यमान मापना है तो आप उसको किलोग्राम ग्राम में मापेंगे। किसी भी चीज़ का जब आप उसको वॉल्यूम मापोगे तो आप उसको मिलीलीटर या लीटर में मापोगे। उसी प्रकार आप जब केमिस्ट्री के अंदर किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापते हो तो पदार्थ की मात्रा को जो है वो मोल में मापा जाता है। और एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, तो हमेशा एक मोल के अंदर परमाणु फिक्स होते हैं, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक मोल के अंदर 6.022, आगे वाली संख्या याद नहीं रखनी है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 होती है। एक मोल परमाणु के अंदर भले एक मोल परमाणु भले वो हाइड्रोजन हो, एक मोल परमाणु भले वो ऑक्सीजन हो, भले वो जल हो, भले सोडियम हो, भले वो सोडियम क्लोराइड हो, किसी के भी एक मोल परमाणु जब आप लेंगे तो उसके अंदर फिक्स परमाणु रहेंगे। कितने परमाणु रहेंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23। और इन फिक्स परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं? अवागाद्रो संख्या कहते हैं। अवागाद्रो संख्या कहते हैं, इसे अवागाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं। और यहाँ आपके जो दोस्तों जो छोटी सी सारणी बना रखी है आप देख सकते हैं कि कार्बन के एक मोल के अंदर कितने परमाणु होंगे? एक मोल के अंदर परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10 की घात 23। सब में भले हाइड्रोजन के परमाणु एक मोल परमाणु में भी इतने ही होंगे। किसी भी परमाणु अथवा आयन के एक मोल के अंदर तो हमेशा परमाणु की संख्या उसकी जो है एक कांस्टेंट रहेगी, वो है 6.022 इंटू 10 की घात 23, जिसको हम लोग जो है अवागाद्रो नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ अवागाद्रो। एक मोल परमाणु का जो भार होता है, एक मोल आप जो पदार्थ रहते हैं उस पदार्थ का जो भार होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। और उसको हम लोग ग्राम में लिखते हैं, जो हमारा अगला आ जाएगा। किसी भी तत्व के परमाणु के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, एक मोल परमाणु आपने लिए, एक मोल परमाणु आपने मान लो ऑक्सीजन के लिए, जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? जिसमें परमाणु की संख्या है 0.022 इंटू 10 की घात 23। उन सभी का वजन कितना हो जाएगा? उन सभी का वजन क्या हो जाएगा? उसको हम लोग मोलर द्रव्यमान कहेंगे। उस वजन को हम लोग मोलर द्रव्यमान कहेंगे। और मोलर द्रव्यमान और हम लोग आणविक द्रव्यमान है वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही बात है। आणविक द्रव्यमान के आगे हम लोग यू लगाते हैं और मोलर द्रव्यमान के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? जी लगाएंगे। परमाणु के मोलर द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान एक ही बात होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के आगे यू लगता है और जो मोलर द्रव्यमान होगा उसके आगे क्या लगेगा? जी लगेगा, यानी कि ग्राम लगेगा। अगला है सन 1896 में जो है ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन मोल से उत्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है ढेर। इतना अपने को ध्यान नहीं रखना, लेकिन सबसे पहले मोल शब्द किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था दोस्तों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 52 ग्राम हीलियम के अंदर कितने मोल होंगे? तो 52 ग्राम हीलियम, यानी कि हीलियम का जो है वो आपको परमाणु भार दे रखा है या मोलर द्रव्यमान दे रखा है। तो हीलियम का एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। तो 4 का डिवाइड कर देंगे तो 13 मोल इसका आंसर आ जाएगा। 12.044 इंटू 10 की घात 23 में कितने मोल है? हीलियम के परमाणु में कितने मोल है? एक मोल परमाणु में जो है, एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 होते हैं। इसका डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 परमाणु है। तो हीलियम के कितने मोल है? 2 मोल है दोस्तों। निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन करो। द्रव्यमान बताना आपको 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस के। तो नाइट्रोजन गैस के जो है एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक मोल का आप नाइट्रोजन का निकाल दो 14 और 14 कितना 28। लेकिन आधे मोल की बात करें तो एक मोल में 28 होते हैं, तो आधे मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 14 परमाणु, 14 ग्राम हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन है आधे मोल, यानी कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु में जो है परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 14। वहां पे नाइट्रोजन गैस थी तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु थे, तो 14 और 14 28 ले लिया हमने। यहाँ पे हम 14 ले लेंगे। और ये जो है 1 मोल का होता है परमाणु द्रव्यमान। अपने को आधे मोल का बताना, तो आधे मोल का यानी कि 0.5 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? या फिर परमाणु मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 7 ग्राम हो जाएगा। 3.011 10 की घात 23 परमाणुओं की संख्या से कितना द्रव्यमान है? यानी कि एक मोल परमाणु में जो है नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। और परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6.022 इंटू 10 की घात 23। लेकिन यहाँ पे दे रखे हैं 3.011 इंटू 10 की घात 23, यानी कि इसकी आधी दे रखी है, यानी कि मोल भी आधा हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी आधा हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तीसरे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 ग्राम हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को जो है स्क्रीनशॉट लेके आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में इनको जो है पूछा भी जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो आपने क्या सीखा, कुछ पॉइंट है जो हमने पहले ही डिस्कस किया, वो सारे वही पॉइंट है। और ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको जो है लगाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।